हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के सवाल जो जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर ये टॉपिक को प्लीज़ लीजिए, एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेटेज, राइट। दिस टॉपिक इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है एंड इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। कुल 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार के फेब अटेम्प्ट के अंदर, 16 क्वेश्चंस, राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन और 3 क्वेश्चंस पर सेशन, 3 क्वेश्चंस पर सेशन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहता है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इज हाउ मच, ठीक है। तो हमसे कहता है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? दिस इज h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। सो मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू h अपॉन मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, राइट। तो यहाँ से h कैंसिल, हमें चाहिए रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, देयर वेलोसिटी। सो वी नीड व्हाट इज vp अपॉन v अल्फा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा m अल्फा अपॉन mp, right, and mass of alpha is 4 times mass of proton, right. So this is 4:1 and this is your option number 2, ठीक। okay, next question, question number 2। इसमें हमसे कहता है an x-ray tube is operated at 1.24 million volt, the shortest wavelength of the produced photon will be how much, ठीक है। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मिनिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, वेयर दिस एंटायर थिंग इज इन नैनोमीटर्स, ठीक है। बहुत जगह आपको ये इस फॉर्म में भी लिखा रहता है 12431 डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बट कैलकुलेटिव पर्पज से 1240 लेने से आसान रहता है, एंड वी हैव टेकन नैनोमीटर बिकॉज हमारा जो आंसर है वो नैनोमीटर के टर्म्स में ही दिया हुआ है, राइट। नाउ यू जस्ट नीड टू प्लग इन द फॉर्मूलाज। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें 1240 हमें ये दिया हुआ है, इट इज़ ऑपरेटिंग एट 1.24 मिलियन वोल्ट्स, राइट, मिलियन वोल्ट्स। सो दिस इज 1.24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ नैनोमीटर, राइट। तो ये इसे कट करेगा, ये बन जाएगा 1000। सो 1000 बाई 10⁶ इज 10⁻³ नैनोमीटर, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर एटम मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द फ्रीक्वेंसी बी मैक्सिमम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन द फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम, ठीक। अब एक बात समझिए, जब ट्रांजिशन हो रहा है देयर इज the energy associated and we have to see the change in energy, so that change in energy is basically h into frequency। तो जितना ज़्यादा डेल्टा ई होगा उतना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने का भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दिया है, ये वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द एनर्जी बैंड डायग्राम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे पास जो गिवन 4 ऑप्शन है, दैट इज़ फ्रॉम 4 to 3, from 4 to 3, then from 2 to 1, this is from 2 to 1, from 5 to 4, and from 3 to 2, from 3 to 2। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी डिफरेंस है वो इधर है, from 2 to 1। इसका मतलब इस केस के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स बताना है हमें। पहला स्टेटमेंट है 2 photons हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा हैव इक्वल वेवलेंथ्स। समझिए बात को, आपका जो मोमेंटा होता है यानी कि मोमेंटम जो है दैट इज गिवन बाय h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा। देखिए ये जो चैप्टर है ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, सारे के सारे फॉर्मूले अगर आपको फिंगर टिप्स पे है तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व भी होता है और इसका वेटेज अच्छा है। तो आप 12 नंबर अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए, 3 सवाल रहता है हर पेपर में, तो 12 नंबर आपका वहाँ पे बन जाएगा। सो लीनियर मोमेंटम इज h अपॉन लैम्डा, राइट।
सो टू फोटॉन्स हैव एन इक्वल लीनियर मोमेंटम हैव इक्वल वेवलेंथ, एकदम ट्रू है। अगर p दोनों के लिए सेम है तो लैम्डा भी सेम होगा, विच मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डिक्रीज्ड देन द मोमेंटम एंड एनर्जी विल डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो मोमेंटा जो है वो इंक्रीज करेगा, एंड सेम गोज फॉर एनर्जी। एनर्जी इज योर एच सी बाई लैम्डा। अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, विच मीन्स योर आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। Where is that? Statement 1 is true but statement 2 is false, which means option number 4th is the correct answer. ठीक, चलिए next question, question number 5th. In the given figure, the energy levels of hydrogen atom have been shown along the some transition marked A, B, C, D, E. The transition A, B, C respectively represent. तो ये आपको एक concept या theory based question है। A जो है वो आपको Lyman series के लिए है, ठीक है। B 5 से 2 पे आ रहे हो आप, राइट? आप 5 से 2 पे आ रहे हो विच मीन्स बामर, और C आप 5 से 3 पे आ रहे हो विच मीन्स दिस इज योर पाश्चन, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, द थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज एंड द सेकेंड मेंबर ऑफ पाश्चन सीरीज। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 6th. The wavelength of the photon emitted by a hydrogen atom when an electron makes a transition from n is equal to 2 to n is equal to 1 state is how much? ठीक है। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 से 1 पे आता है देन व्हाट इज द डेल्टा ई? व्हाट इज द डेल्टा ई? अभी हमने कुछ टाइम पहले यहीं पे देख लीजिए ना, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। तो जब आप 2 से 1 पे आ रहे हो तो डेल्टा ई होगा दैट इज 13.6 माइनस 3.4, 13.6 माइनस 3.4। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, 13.6 माइनस 3.4, दिस इज योर 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसीलिए ये वैल्यूज़ याद रहेंगी तो सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज हाउ मच? नाउ दिस डेल्टा ई इज ऑल्सो रिटन एज एच सी बाई लैम्डा, और इस इक्वेशन को हम लोग ज़्यादातर टाइम इस फॉर्म में लिखा करेंगे दैट इज 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज kept in nanometers, right? And this entire thing would be in electrovolt, in electrovolt. तो ये जो तरीका है लिखने का वो बहुत काम आएगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस 10.2 इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाई लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1240 divided by 10.2 and this value is approximately equal to 121.8 nanometer. So this is your correct result. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th. An electron of mass me, a proton of mass mp which is 1836 times me are moving with the same speed. The ratio of their de Broglie wavelength is how much? अब ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है दैट इज h बाई एम वी, राइट? अब h कांस्टेंट है, दोनों के लिए v भी सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं दैट दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, विच मीन्स लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज हाउ मच? दिस इज 1836 टाइम्स एम ई डिवाइडेड बाई एम ई। हमारा आंसर हो जाएगा 1836। So this is the answer, option number 1. ठीक, आप सबको दिखाई दे रहा है कि हर सवाल जो है, ये सारे सवाल 15 to 30 सेकेंड्स के बीच का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8th. इस सवाल में हमसे कहता है द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 491 नैनोमीटर इज 0.710 वोल्ट. व्हेन द इंसिडेंट वेवलेंथ इज चेंज्ड टू अ न्यू वैल्यू द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.43 वोल्ट. द न्यू वेवलेंथ इज हाउ मच? ठीक है, तो जो आपका एनर्जी इंसिडेंट होता है इस सरफेस पे दैट इज एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? अब हमने इसके पहले भी देखा है, हम इस एच सी बाई लैम्डा को लिखा करेंगे 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा इन नैनोमीटर एंड दिस एंटायर थिंग इज इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रो वोल्ट। ठीक है,
तो चलिए पहला इक्वेशन बनाते हैं. दिस इज HC or rather 1240 divided by lambda. Lambda is your 491 phi plus potential is 0.71. ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. राइट, अभी यहाँ बच्चे सोचेंगे कि सर आपने यहाँ पे VS की वैल्यू 0.71 तो पुट की, लेकिन E को यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्यों नहीं पुट किया? बिकॉज आई एम कीपिंग एवरीथिंग इन इलेक्ट्रोवोल्ट. अगर आपने E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, विच मीन्स यू हैव कन्वर्टेड दिस एंटायर थिंग इन जूल्स. राइट, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लिया है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट मल्टीप्लाइड बाई दिस पोटेंशियल. ठीक, ओके. सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1240 डिवाइड बाई सम वेवलेंथ लैम्डा जो हमें निकालना है. दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस दिस टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.43. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब ये आपके सामने एक दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है. यू हैव टू एलिमिनेट फाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो सॉल्व 1 and 2 to get the value of lambda. Right, when you solve this you will get lambda is approximately equal to 382 nanometer. 382 nanometer. इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो नैनोमीटर में ही आएगा. राइट, सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9th. The wavelength of an X-ray beam is 10 angstrom. The mass of fictitious particle having the same energy as that of the X-ray photons is x h by 3 kg, where x is what? H Planck's constant है. Right? So फिर simple question, हमारे पास wavelength of X-ray beam है, so energy हो जाएगा आपका hc by lambda, and this should be equal to, let the mass of the fictitious particle be m, so उसका energy हो जाएगा mc square. ठीक है, तो यहाँ से देखिए c से c cancel. So the mass is equal to h upon lambda times c. h को रिप्लेस नहीं करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे h चाहिए. लैम्डा की वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम है. 10 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁸. सो दिस इज नथिंग बट 10h डिवाइडेड बाई, नीचे एक 3 बचेगा. सो 10h बाई 3 kg, विच मीन्स योर x इज इक्वल टू 10. दिस इज योर आंसर. ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10th. An alpha particle and a proton are accelerated from rest by a potential difference of 200 volts. ठीक है, कौन से पार्टिकल है? अल्फा है और एक प्रोटॉन है. आफ्टर दिस देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स आर लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा पी. तो हमें ये रेशियो बताना है. ठीक है, अच्छा, ये लैम्डा क्या होता है? दिस इज h अपॉन mv. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू क्रॉस कराते हो, दैट चार्ज गेन्स सम काइनेटिक एनर्जी. दैट काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली q इनटू दैट पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अच्छा, अब आपको अगर ध्यान में हो, हमने ये फॉर्मूला वर्क एनर्जी पावर में भी देखा है, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. This kinetic energy is given by p square by 2m. p is your linear momentum, m into v. तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि आप p को लिख सकते हो अंडर रूट 2mk, अंडर रूट 2mk, विच मीन्स हम इस mv को रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट 2mk के साथ. और k की वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ लिखा है, दैट इज q इंटू v. सो q इंटू दिस v इज पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट वेलोसिटी. ठीक, अब दोनों ही चार्ज के लिए, अल्फा पार्टिकल हो चाहे प्रोटॉन हो, उसके लिए ये वोल्टेज कांस्टेंट है, सेम है, h सेम है. तो सिर्फ मास और चार्ज का ही यहाँ पे डिफरेंस होगा. सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास इनटू चार्ज. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन. ठीक, अब जहाँ तक मास ऑफ अल्फा की बात है, अगर हमने प्रोटॉन का मास m माना है और चार्ज q माना है, तो अल्फा का मास हो जाएगा 4m और चार्ज हो जाएगा 2q. तो यहाँ से आपको निकल के आ रहा है 2√2 विच इज़ 2 इंटू 1.4 एंड दिस इज़ योर 2.8 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 4th. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th. 2 radioactive substances
X and Y originally have N1 and N2 nuclei respectively. ठीक है, तो आपके पास X और Y दिया हुआ है, इसके पास शुरुआत में N1 न्यूक्लियाई है और इसमें N2 है. ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ X इज हाफ ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ Y. कह रहा है मान लीजिए हाफ लाइफ ऑफ X इज T, देन हाफ लाइफ ऑफ Y इज 2T. यही दिया हुआ है. आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स ऑफ Y, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बोथ आर इक्वल. तो बताइए N1/N2 कितना होगा. ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमें इसमें इस्तेमाल करना है दैट इज N इज इक्वल टू N0 e⁻ लैम्डा टाइम्स T. ठीक है, टाइम्स T. एक काम कीजिए, इसे हम लेट अस से दिस इज T0, सो दिस इज 2T0. सो N0 जो आपका इनिशियल होगा e⁻ लैम्डा. लैम्डा क्या होता है, दिस इज योर log 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ टाइम्स T, जितने टाइम के बाद हमको निकालना है कि कितना न्यूक्लियाई बचा है. राइट अच्छा, मान लेते हैं कि इसमें N1 प्राइम न्यूक्लियाई बचा है. आफ्टर दैट 3 हाफ लाइफ्स ऑफ Y. बाय द वे 3 हाफ लाइफ्स ऑफ Y कितना टाइम हुआ, एक हाफ लाइफ है 2T0, सो 3 हाफ लाइफ मीन्स 6T0. ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है फॉर टाइम 6T0 और यहाँ पे मान लेते हैं N2 प्राइम बचा है आफ्टर टाइम 6T0. ठीक, हमसे कहता है कि जो आपके पास न्यूक्लियाई है दैट इज सेम N1 प्राइम इज इक्वल टू N2 प्राइम आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स ऑफ Y. सवाल में दिया है N1 प्राइम इज इक्वल टू N2 प्राइम. नाउ N1 प्राइम इज N1 e⁻ लैम्डा 1 T इज इक्वल टू N2 e⁻ लैम्डा 2 T. ठीक, अच्छा यहाँ पे T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6T0. दोनों तरफ ही 6T0 होगा, तो इसे यहीं पे ही रिप्लेस कर देते हैं. लेट अस पुट हियर 6T0, दिस इज ऑल्सो 6T0. हमें सॉल्व करना है द वैल्यू ऑफ N1/N2, सो दिस बिकम्स e⁻ लैम्डा 2 6T0 डिवाइडेड बाई e⁻ लैम्डा 1 6T0. ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6T0 कॉमन ले लिया, दिस इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, और इस लैम्डा 1 लैम्डा 2 को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं. दिस इज e⁻6T0. लैम्डा 1 हो जाएगा आपका log 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ 1 किसके लिए माना है, X के लिए. सो हाफ लाइफ ऑफ X इज T0 माइनस log 2 हाफ लाइफ ऑफ Y दैट इज 2T0. ठीक है, अच्छा तो यहाँ से T0 तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज E इज इक्वल टू, ये हो गया आपका log 2 माइनस log 2 होल बाई 2. सो दिस एंटायर थिंग इज 3 log 2 और 3 को अंदर भेज दिया अगर, सो दिस इज E log 8. ऑब्वियसली यहाँ पे एक बेस E भी है, और अगर आपको log का ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, विच मीन्स दिस एंटायर थिंग रिड्यूसेस टू 8. Therefore मेरा आंसर आ गया दैट N1/N2 इज इक्वल टू 8. दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3. राइट, 8:1 इज द फाइनल आंसर. आगे बढ़े, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12. इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है. द रिकॉइल स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एटम आफ्टर इट एमिट्स अ फोटोन in going from n is equal to 5 state to n is equal to 1 state. ठीक है, अच्छा अब n is equal to 1 state पे एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, और n is equal to 5 पे एनर्जी कितना होता है, 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54. So this is -0.54 electrovolt, right? So what is the delta E? What is the delta E? Right, so delta is going to be 13.6 minus 0.54. This is your 13.06. Yes, 13.06 इलेक्ट्रोवोल्ट. ठीक है, अच्छा अब देखिए हमसे कहता है फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन. मान लीजिए जब यहाँ से फोटोन निकला है उसके पास कुछ मोमेंटम होगा, एंड दिस मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा. राइट,
और इस हाइड्रोजन एटम का बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रिकॉइल स्पीड है, लेट अस कॉल इट एज वी रिकॉइल, वी रिकॉइल, ठीक है। मास इसका m पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो शुरुआत में ये रेस्ट पे था, सो बाद में इसका लीनियर मोमेंटम नेट जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा कि हम लगाते थे सेंटर ऑफ कोलिजन्स के टॉपिक में। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट m इंटू वी रिकॉइल, m इंटू वी रिकॉइल इज इक्वल टू दिस लीनियर मोमेंटम दैट इज h अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया v रिकॉइल इज इक्वल टू h बाई लैम्डा टाइम्स m, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम ये जो डेल्टा ई है, ये जो डेल्टा ई है उसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। एच सी बाई लैम्डा, अगर हम खुद से ऊपर में भी एक मास मल्टीप्लाई कर दे और नीचे में भी एक मास मल्टीप्लाई कर दे, सो दिस टर्म इज व्हाट, दिस इज योर वी रिकॉइल। तो यहाँ से आपको लिख सकते हैं हम लोग वी रिकॉइल मल्टीप्लाइड बाई मास इंटू सी, यानी कि वी रिकॉइल मेरा हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन मास इंटू सी, राइट। नाउ व्हाट इज डेल्टा ई, दिस इज 13.06। अब इसे हम SI में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको आंसर निकालना है मीटर्स पर सेकेंड में। सो इलेक्ट्रोवोल्ट को कन्वर्ट करने का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये जूल्स में हुआ। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड c इज योर स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸, राइट। और इसे सॉल्व करने से आपका जो आंसर आएगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.17 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो ये जो मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि ये जो 5 एटलीस्ट 5 तक आपको याद होना ही चाहिए, राइट। 13.6 विद नेगेटिव साइन, 13.6, 3.4, 1.5, 1.85 एंड 0.54। इस तरीके से जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए ताकि आप सवालों को बड़ी जल्दी से निकाल पाए, ठीक है। और मेंटल कैलकुलेशन जल्दी से करना आना चाहिए। 13.6 माइनस 0.54, तो ये क्विकली आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A radioactive sample is undergoing alpha decay. At any time t1 its activity is capital A and another time t2 the activity is A by 5. What is the average life? What is the average lifetime for the sample? ठीक है, मान लेते हैं आपका जो इनिशियल एक्टिविटी है दैट इज A नॉट, तो हमारे पास इक्वेशन है A इज इक्वल टू A नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। और हमको निकालना है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ इज बेसिकली, एवरेज लाइफ इज डिफाइंड एज 1 बाई लैम्डा। सो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि हमें लैम्डा ही निकालना है सवाल में, ठीक है। उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, पहला है द एक्टिविटी इज कैपिटल A व्हेन द टाइम इज t1, सो A इज इक्वल टू A नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा t1। और फिर एक्टिविटी हो गया आपका A बाई 5 व्हेन द टाइम इज t2, ठीक है। एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर में 5 चला जाएगा, दिस बिकम्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा t1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा t2। दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस लैम्डा t1 प्लस लैम्डा t2, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा log 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लैम्डा कॉमन ले सकते हो, दिस इज t2 माइनस t1। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू t2 माइनस t1 बाई log 5 एंड 1 बाई लैम्डा ही हमको निकालना है। दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। 2 streams of photons possessing energies equal to twice and 10 times the work function of a metal are incident on the metal surface successively. The value of ratio of maximum velocities of the photoelectrons emitted in the 2 respective cases is x is to y. The value of x is how much? ठीक है। Again, we know that the energy incident, which is hc by lambda, this is equal to work function,
वर्क फंक्शन प्लस दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल थिंग। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आना चाहिए दैट दिस वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी विथ विच द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। ठीक है, इसी चीज को हम लिख सकते थे दैट इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इट इज गोइंग टू कम आउट। ठीक है, अच्छा, पहले केस में हमसे कहता है दैट द इंसिडेंट एनर्जी इज 2 times द वर्क फंक्शन, और दूसरे सिचुएशन में इट इज 10 times द वर्क फंक्शन। तो हमें वेलोसिटीज को बेसिकली कंपेयर करना है। वेलोसिटी छुपा है आपका इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट दिस k इज नथिंग बट योर EI माइनस फाई, एंड k इज बेसिकली योर हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हाफ mv स्क्वायर है EI माइनस फाई, सो आई कैन से दैट दिस v इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2/m EI माइनस फाई अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट, राइट। अच्छा, मास तो सेम होगा ना, मास इज मास फॉर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E इनिशियल 1 माइनस फाई डिवाइडेड बाई E इनिशियल 2 माइनस फाई। बात को समझिएगा, पहले केस में इट इज ट्वाइस, सो I1 इज बेसिकली योर 2 फाई माइनस फाई, और दूसरे केस में इट इज 10 टाइम्स, सो 10 फाई माइनस फाई, सो दिस इज योर फाई अपॉन 9 फाई विच इज नथिंग बट 1:3। 1:3 हमसे x पूछा है, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमसे कहता है इफ λ1 एंड λ2 आर द वेवलेंथ्स ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पाश्चन सीरीज, देन द वैल्यू ऑफ λ1 इज टू λ2 इज हाउ मच। तो ये अभी आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है कि 1/λ इज गिवन बाई r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पहला सिचुएशन दिया है कि λ1 फॉर थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन। थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन मीन्स आप 4 से 1 पे आ रहे हो, सो हम लिख सकते हैं 1/λ1 इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स 1 minus 1/16, so which is 15r/16। ठीक, दूसरा है 1/λ2 इज इक्वल टू r, दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ पाश्चन, आप 4 से 3 पे आ रहे हो, सो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, दिस इज योर r 1/9 माइनस 1/16। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम लो, सो 16 माइनस 9 7, सो दिस इज r इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16, इक्वेशन नंबर 2। हमें λ1/λ2 चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 और 1 को डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ बन जाएगा λ1/λ2 इज इक्वल टू, दिस इज योर 7r डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16 होल डिवाइडेड बाई दिस टर्म दैट इज 15r डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि r कैंसिल, 16 कैंसिल, दिस इज 7/15 टाइम्स 9, दिस इज 7/135 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, अगला सवाल एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपके पास असर्जन रीजन है। पहला स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव बेटर रिजॉल्विंग पावर दैन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज़ अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, राइट। सो बेसिकली रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि कौन सा माइक्रोस्कोप दो बहुत नज़दीक चीज़ों को डिस्टिंक्टली देख सकता है। ठीक है, सपोज दो ऑब्जेक्ट्स है आपस में सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, एंड हियर इज द ऑब्जर्वर, हियर इज द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कुछ एंगल सबटेंड करेंगे ऑब्जर्वर की आइज पे, राइट। नाउ इट माइट बी दैट द पर्सन
वोंट बी एबल्स टू सी दीज टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ठीक है, उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा होगा वो, ठीक है। तो अगर वो रिजॉल्व कर पा रहा है, सो दैट इज अ एबिलिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इसका आइज का बात हो रहा है, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्सेस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि कितने नज़दीक वाले को आप आराम से देख पा रहे हो। जितने नज़दीक वाले को आप आराम से देख पाओगे, डिस्टिंक्टली देख पाओगे, उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर हुआ, राइट। विच मीन्स जितना छोटा ये वाला एंगल होगा, जितना कम से कम एंगल होगा, उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा। बढ़िया। सेकेंड स्टेटमेंट है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन इज मच लेस दैन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अच्छा, अब एक बार ये थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो थीटा होता है दैट इज योर 1.22 लैम्डा बाई डी, डी बीइंग द अपर्चर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिए तो लैम्डा के साथ इसका सीधा संबंध है थीटा का। लैम्डा छोटा होगा तो ये थीटा भी छोटा होगा। इसका मतलब अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन इज मच लेस, अगर लैम्डा डिक्रीज हुआ है तो थीटा छोटा हुआ है, और जैसा कि मैंने बोला जितना कम थीटा होगा उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा। रिजॉल्विंग पावर इज़ 1 बाई थीटा, दैट इज डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो यहीं से दिख रहा है कि लैम्डा घटेगा तो आपका रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज good reason for the first statement. So both A and R are true, right? Not this one. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A, which means option number 2 is the correct answer. ठीक? So that was all from my side on modern physics from JEE Main 2021 February attempt. I am definitely sure that this is going to help you for your March, April and May attempts, and I really hope that you guys are liking these sessions, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बेनिफिट भी प्रोवाइड करेंगे। एक तरीके से आपको एक क्विक रिविजन हो जाता है फॉर द एंटायर चैप्टर। हम लोग ऐसी ही वीडियोज़ में आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।